हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिट 5 को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों आज हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था पर। जी हाँ दोस्तों, रोल ऑफ पंचायती राज को समझते हुए दोस्तों इसके अर्थ को समझेंगे, अर्थ को समझने के साथ विशेषताएं महत्व पर विभिन्न प्रकार से चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे प्रशासन के संचालन हेतु या कहें कि ग्रामीण समुदाय को उनके अधिकार देने हेतु या उसको शक्तिशाली बनाने में किस प्रकार महत्वपूर्ण रही है। चलिए तो शुरू करते हैं अपने सेशन को दोस्तों, शुरू करते हैं और वन बाय वन करके सभी इसके जितने भी पक्ष हैं पक्षों को समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को सब बता दूं दोस्तों कि हमारे ही द्वारा एक अन्य प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी, जहां पर आपको यूपीएससी से लेकर के सभी स्टेट पीसीएससी या कहें कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्रॉपर तरीके से लेक्चर और प्रॉपर तरीके से नोट्स वहां पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी निशुल्क, पूरी तरह निशुल्क रूप से। आप एक बार उसको विजिट करके और वहां पर उनकी प्लेलिस्ट को देख करके और जज कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको वहां पर एक स्ट्रेटेजी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनिट 5 पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें जिसमें विकास प्रशासन फर्स्ट यूनिट 5 का पहला टॉपिक विकास प्रशासन हम कंप्लीट कर चुके हैं, नौकरशाही को लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम बात करें दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त पर हमारा सेशन होगा। तो दोस्तों आज का जो सेशन है हमारा पंचायती राज व्यवस्था का, तो उसमें यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, अर्थात किन किन बिंदुओं पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पंचायती राज व्यवस्था को समझेंगे कि एक्चुअल में पंचायती राज व्यवस्था है क्या। व्यवहारिक और थ्योरेटिकल दोनों रूप से समझेंगे। व्यवहारिक इसलिए ताकि आपको ये अच्छे से व्यवहारिक रूप से समझ आ जाए कि ये पंचायती राज व्यवस्था एक्चुअल में है क्या और ये व्यवस्था क्यों लेकर आई थी और कब से इसका जो है डिमांड चल रही थी आने की, है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी भूमिका क्या रही है, इसकी भूमिका क्या रही है। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों ये 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था लाई गई थी। तो इस व्यवस्था को लाए जाने से जो है इसमें किस प्रकार से इसका संशोधन करना पड़ा, संविधान में क्या संशोधन हुआ, तो वो सारी बातें हम इस पॉइंट नंबर 3 के अंदर जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों पंचायती राज की विशेषता और लास्ट में हम उद्देश्यों पर बात करते हुए सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए 5 बिंदुओं के माध्यम से दोस्तों हम इसको कंप्लीटली जानेंगे। चलिए शुरू करें उससे पहले एक बेसिक सा दोस्तों प्रशासन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जिससे कि आपके पॉइंट जो है आपके क्लियर होते चले। दोस्तों जो हमारी शासन व्यवस्था है ये आप अच्छे से जानते हैं कि शासन व्यवस्था हमारी जो है वर्तमान में 3 प्रकार की। लेकिन देखिए हम प्राचीन समय से बात कर, प्राचीन नहीं हम दोस्तों औपनिवेशिक काल से अगर बात करें तो औपनिवेशिक काल में प्रारंभ में जो है सिर्फ एक सरकार हुआ करती थी जिसे हम केंद्र सरकार बोलते हैं, ठीक है ना। केंद्र सरकार हुआ करती थी, मतलब पूरे देश का प्रशासन एक ही सरकार के पास में होता था। उसके बाद में दोस्तों इसको तोड़ा गया, तोड़ करके विभिन्न प्रांत, जितने भी प्रांत हमारे देश में बने, अलग अलग प्रांतीय सरकारें बनाई गई, ठीक है ना। प्रांतीय जिनको बोला गया प्रांतीय सरकारें, ये प्रांतीय सरकारें बनाई गई और प्रांतीय सरकारें बनाने के बाद में अब इस केंद्र से कुछ अधिकार इन प्रांतीय सरकारों को भी दे दिया गया। लेकिन वर्तमान की दोस्तों अगर हम बात करें, वर्तमान की भारतीय व्यवस्था की बात करें कि स्वतंत्रता के बाद में जब हमारा संविधान बनकर रेडी हो चुका था तब से लेकर हमारी शासन व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होती है। तो दोस्तों हमारी शासन व्यवस्था जो है, हमारी शासन व्यवस्था के 3 अंग कहे जा सकते हैं, 3 अंग शासन व्यवस्था के हो सकते हैं। एक तो होती है दोस्तों हमारी, देखिए इसको व्यवहारिक रूप से समझिए, एक सरकार होती है केंद्र सरकार, ठीक है ना। एक होती है राज्य सरकार, और एक होती है आपकी स्थानीय सरकार। क्लियर है, ये 3 सरकारें होती हैं। अब देखिए केंद्र सरकार अर्थात दोस्तों इसके चुनाव होते हैं, आपको याद होगा, आपने सुना होगा कभी लोकसभा चुनाव, है ना। लोकसभा चुनाव जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, केंद्र के लिए होते हैं। राज्यसभा अपना विधानसभा चुनाव जो होते हैं वो राज्य सरकार के लिए होते हैं। वहीं स्थानीय सरकार के लिए दोस्तों ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, इसके अलावा नगर निगम के चुनाव होते हैं, नगर पंचायत के चुनाव होते हैं। इस प्रकार के दोस्तों इन चुनावों को हम बोलते हैं ग्राम पंचायत के चुनाव, है ना, या स्थानीय सरकार के चुनाव, ठीक है ना। तो अब देखिए
पहले जो है अभी से 1992 से पहले की अगर बात करें, 1992 से पहले की दोस्तों अगर बात करें तो उससे पहले हमारे यहाँ पर सिर्फ दो प्रकार की सरकार हुआ करती थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार पूरे देश का संचालन करती थी, राज्य सरकार अपने पूरे राज्य का संचालन करती थी। तो दोस्तों इस क्रम में क्या होता था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्रों पर जो है राज्य सरकार अच्छे से फोकस नहीं कर पाती थी, है ना। तो काफी लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी कि इन गांवों को भी दोस्तों को जो है सत्ता प्रदान की जाए, गांवों को सत्ता प्रदान की जाए, अर्थात कि कुछ अधिकार दिए जाए, इनको अधिकार दिए जाए। अब इस बात को हम थोड़ा सा अगर दोस्तों प्राचीन समय में चलते हैं, इसको लेकर अगर हम थोड़ा सा प्राचीन समय में पहुंचे तो प्राचीन समय से में आप देखते थे कि भारत में जितने भी वाद विवाद होते थे वो हमारे पूर्वज लोग जो है ये पंचायतों के माध्यम से उन वाद विवादों को निपटा लेते थे, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पंचायतों की जो भूमिका रही है हमारे देश में, ये प्राचीन समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और इन्हीं पंचायतों को महत्व देते हुए दोस्तों सबसे ज्यादा महत्व जो है गांधी जी ने हमेशा से जो है पंचायतों को महत्व दिया है। और गांधी जी हमेशा चाहते थे कि पंचायतों को अत्यधिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे कि जो विकास होगा, देश का जो विकास होगा वो निचले स्तर से, ग्रामीण स्तर से होकर के शहरी स्तर तक जब पहुंचेगा तो पूरे देश का विकास तीव्र गति से हो पाएगा और संतुलित और सही तरीके का विकास हो पाएगा, है ना। तो इन सारी आवश्यकताओं को लेकर के ही दोस्तों काफी लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अंततः दोस्तों 1992 में एक विधेयक पारित होता है, और ये विधेयक जो है 1993 में जो है पास हो जाता है। और ये 1993 में पास होकर के दोस्तों एक पंचायती राज व्यवस्था के नाम से एक कानून लागू हो जाता है, कब? 1993 में, ठीक है ना। और ये कानून अर्थात कि पंचायती राज व्यवस्था का जो कानून था, ये कानून लाया जाता है विशेषकर ग्राम पंचायतों के लिए। और ग्राम पंचायतों को दोस्तों अब कुछ विशेष अधिकार दिए गए राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है ना। अब किस प्रकार से दिए गए, थोड़ा सा बेसिक में आपको यही बता देता हूं, इसको थोड़ा साफ कर दे पहले। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों अधिकार कुछ इस प्रकार दिए गए कि 1992 में 1992 में जब ये विधेयक पारित हुआ, अर्थात ये मान लेते हैं कि इसको 93 कर लो, 93 में चलो पास हो गया, ठीक है ना। तो 93 में पंचायती राज व्यवस्था आ चुकी, ठीक है ना, ये कानून बन चुका था। अब इस कानून को बनाने के लिए क्या किया गया कि संविधान में एक संशोधन किया गया दोस्तों, जिसे हमने 73वां संशोधन कहा। क्या 73वां संशोधन हुआ? इसमें 73वां संशोधन किया गया संविधान में। और इस 73वें संशोधन के द्वारा कब किया गया था दोस्तों? ये 1992 में, इसको याद रखिएगा, है ना, 1993 में, माफ करना, 1993 में ये संशोधन किया गया। 1993 में ये संशोधन हुआ संविधान में। इस संशोधन के द्वारा एक भाग 9 जोड़ा गया संविधान में, भाग 9। इससे पहले अर्थात 1993 से पहले संविधान में केवल 8 भाग हुआ करते थे, इससे पहले केवल 8 भाग थे। तो एक भाग इसमें और जोड़ दिया 1993 में। इस प्रकार से मिला करके भाग कितने हो गए? संविधान में 9 भाग हो गए। और इस 9 भाग के अलावा एक अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों, जो अनुसूची थी 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची दोस्तों? 11वीं अनुसूची। अर्थात ये अर्थ ये हुआ कि इससे पहले सिर्फ कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी? 10 अनुसूचियां हुआ करती थी। क्लियर है ना। तो इस अनुसूची में 29 विषय रखे गए, 29 विषय रखे गए। इसको समझते चलिए, 29 ऐसे विषय रखे गए जिस पर कि ये पंचायती राज जो है इस पर कानून बना सके। मतलब 29 ऐसे मैटर रखे जिस पर यह पंचायत जो है अपने कानून स्वयं बना सकती है बिना राज्य सरकार की परमिशन के। क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को ये इस प्रकार से अधिकार दिया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए, अब मेरे ख्याल से दोस्तों मोटा मोटा तो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट के अनुसार हम इसको समझते हुए चलते, जिससे कि आपका बचा हुआ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से आशय क्या? तो भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण
भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण करने और स्थानीय स्तर पर गांवों के विकास की अवधारणा को कानूनी स्वरूप प्रदान करने वाली व्यवस्था को ही पंचायती राज व्यवस्था का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पर सिर्फ टर्मों को समझ लीजिए, शब्दों को समझ लीजिए, आपका मैटर पूरा क्लियर होता चलेगा। देखिए विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या हुआ कि पहले जो शक्ति थी दोस्तों, पहले केंद्र जो शक्ति थी पहले किसके पास थी, शक्ति अधिकार किसके पास थे, पहले केंद्र और राज्य सरकार के पास में, है ना, केंद्र और राज्य सरकार के पास में शक्ति थी मात्र। तो शक्ति को इसमें देखिए पहले केंद्र के पास थी, केंद्र से कुछ शक्तियां जो है राज्यों को दी गई, तो यहाँ पर शक्तियों का क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ, है ना। अब इस प्रकार से और शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया। अब जितने भी जिले थे उन जिलों के लिए जो है जो पंचायतें बना दी गई, पंचायतें बना दी गई, ग्रामों के लिए पंचायतें बना दी गई, तो उन पंचायतों को शक्तियां दी गई। तो इस प्रकार से शक्ति का क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ। क्लियर है ना, शक्ति टूट टूट कर अलग अलग हिस्सों में बंटने लगी, तो विकेंद्रीकरण हुआ। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्तर पर गांवों के विकास की अवधारणा को कानूनी स्वरूप प्रदान करने वाली जो व्यवस्था थी उसी को यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था कहा गया है। क्लियर हुआ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि इसकी भूमिका क्या रही है। अब भूमिका में तो हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि ग्राम पंचायतों की अगर भूमिका की बात करें तो हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन समय से ही आपसी झगड़ों को जो है दोस्तों पंचायतों के माध्यम से सुलझा लिया जाता था। लेकिन जब अंग्रेजी सरकार आई भारत में तो ये पंचायती व्यवस्था जो हमारी थी, जो प्राचीन पंचायती व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी और इसका स्थान अब प्रांतीय सरकारों ने ले लिया था। जो अंग्रेजी सरकार ने प्रांतीय सरकारें बनाई उन्होंने। क्लियर है। तो इस प्रकार से पंचायतों का अस्तित्व वहां पर खत्म होने लग गया था। लेकिन दोस्तों फिर वापस जब 1947 के बाद में जब हमें आजादी प्राप्त हो जाती है, जब हमें आजादी मिल जाती है 1947 में, जब आजादी मिल जाती है दोस्तों, तो उसके बाद फिर से जो है, हालांकि इसकी डिमांड जो थी पंचायती राज व्यवस्था की डिमांड तो आजादी से पहले से ही चल रही थी। और उस दौर में गांधी जी का भी कहना था, गांधी जी का भी मानना था कि पंचायती राज व्यवस्था का लागू होना अति आवश्यक है। तो गांधी जी के नक्शे कदम पर ही नेहरू जी ने चलते हुए दोस्तों इसकी डिमांड की और कहा कि गांवों के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वह हजारों गलतियां करे, इससे घबराने की जरूरत नहीं, पंचायतों को अधिकार दो। ये बात नेहरू जी ने रखी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया, मतलब किसी ने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया। आगे चल करके फिर से इनकी डिमांड और हुई और नेहरू जी ने जो है निरंतर प्रयास किए। उन प्रयासों के बाद में 1952 में 1952 में दोस्तों इन्होंने जो है एक कार्यक्रम आरंभ किया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या था दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब थोड़े से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कहानी समझ लीजिए। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार रही है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कि ये कार्यक्रम लाया गया था गांवों का विकास करने के लिए। किसका, ग्रामों का विकास करने के लिए इस कार्यक्रम को लाया गया था, ग्रामों का विकास करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये कार्यक्रम पहली बार जो है लागू किया गया, चलाया गया। लेकिन इस कार्यक्रम को जो है यहाँ पर लागू तो कर दिया गया था, लेकिन इसके जो चलाने का, संचालित करने का जो ढंग था वो था पूरी तरह से सरकारी तंत्र के अंतर्गत अर्थात की जो योजना बनाई उस योजना के अंतर्गत ही। मतलब ये कि इस कार्यक्रम में जनता का, इस गांवों की जो जनता थी उनका सहयोग नहीं लिया, जनता का सहयोग नहीं लिया, और बिना सहयोग के किसी ग्राम का विकास करना असंभव है। ये बात इनको कब समझ आई, जब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम ठप हो गया, विफल हो गया उसके बाद में। तो इसी दौर में दोस्तों पंचायती राज को सभी बुराइयों, देखिए अब यहां पर गांधी जी क्या बोलते थे उस बात को समझिए। गांधी जी जो है पंचायती राज व्यवस्था को सभी बीमारियों का एक रामबाण इलाज मानते थे। सभी बीमारियों का अर्थात कहें कि सभी बुराइयों का एक रामबाण इलाज था क्या, पंचायती राज व्यवस्था। और इसी प्रकार से जयप्रकाश नारायण साहब का भी मानना ऐसा ही कुछ था। और जयप्रकाश नारायण साहब ने कहा था कि पंचायती राज को देशी और प्राचीन जो सामुदायिक लोकतंत्र है उसके समान इन्होंने बताया था कि जो देशी लोकतंत्र है हमारा या सामुदायिक लोकतंत्र है हमारा, उसके समान बताया था इन्होंने पंचायती राज को। क्योंकि पंचायत, देखिए जमीनी स्तर पर अगर आप अधिकार देते हो तो जमीनी स्तर से डेवलपमेंट होना शुरू होता है, विकास होना शुरू होता है। तो इसके लिए जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जमीनी स्तर पर अर्थात कि लोकल क्षेत्र से अगर आप जो है स्वतंत्रता देते हैं या उनको अधिकार देते हैं तो इससे क्या होगा, देश का एक सही मायने में विकास होगा और वहां पर एक लोकतंत्र की भावना जागृत होगी जिसे हम देशी या सामुदायिक लोकतंत्र के समान मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने शांति से
शांति से बताया, वो शांति से पश्चिम की जनता का हाथ बांटने का अवसर देने वाले जो लोकतंत्र है, मतलब सिंपल शब्दों में जो पश्चिमी लोकतंत्र है उससे बेहतर लोकतंत्र जयप्रकाश नारायण साहब ने जो है पंचायती राज व्यवस्था को बताया था। अर्थ ये कि पंचायती राज व्यवस्था की जो धारणा है उसको ला करके हम वास्तविक रूप से ग्रामीण जनता को हम जो है वास्तविक अधिकार प्रदान कर सकते हैं, और अधिकार देना ही जो है लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो वस्तुतः ग्रामीण विकास की अनिवार्य आवश्यकताओं ने ही वर्तमान रूप में जो है जो पंचायती राज संस्था है इसको ग्रामीण विकास की आवश्यकता ने ही जन्म दिया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के फेल होने के बाद समझ आया या अनुभव हुआ कि लोगों की सहभागिता अर्थात कि उस जो ग्रामीण जनता है उनकी सहभागिता, उनका सहयोग अति आवश्यक है। और बाद में दोस्तों जब ये पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई तो इसमें पूरी तरह से जनता का सहयोग लिया गया है। ठीक है ना, तो यहां पर कहा गया कि सहभागिता के बिना ग्रामीण समुदाय का पुनर्निर्माण संभव नहीं है, और वह सहभागिता केवल पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ही संभव है, उनसे जो है उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। आई होप कि यहां तक का ये सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड में हम दोस्तों बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन की। 73वें संविधान संशोधन की जो मैं आपको प्रारंभ में ही लगभग मोटे तौर पर समझा चुका हूं। अब इसको थोड़ा सा और आप देख लीजिए जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था प्रारंभ में कि 1993 में 1990 देखिए 73वां संविधान संशोधन होता है। 73वां संविधान संशोधन होता है 1993 में। कब होता है दोस्तों? 1993 में। 1993 में 73वां संविधान संशोधन होता है। इस संशोधन के द्वारा 9वां अध्याय जोड़ा गया, 9 भाग 9 जोड़ा गया संविधान में, और इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम था 11वीं अनुसूची। बस इसको आपको याद याद रखिएगा। ठीक है ना। तो और ये जो विधेयक पास हुआ था दोस्तों, कौन सा? पंचायती राज संस्था का जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था, ये विधेयक प्रस्तुत किया गया था यहाँ पर 1992 में। कब किया गया था? 1992 में ये विधेयक बना था पंचायती राज संस्था का, जो पास होने में 1 साल लग गया, अर्थात 1993 में पास हुआ था। क्लियर है? तो 1992 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में लागू हुआ। संविधान अधिनियम 1992 पारित किया गया। ठीक है ना। 1993 में जब ये कानून बना तो कानून का नाम क्या दिया गया? संविधान अधिनियम 1992। मतलब इसमें क्या किया गया भाई, इससे पहले जो पंचायती राज संस्था है, तो पंचायती राज तो पहले भी था लेकिन उसको संवैधानिक आधार प्रदान नहीं था, संवैधानिक दर्जा नहीं था। तो ये 1993 अर्थात कि 73वें संविधान के माध्यम से संविधान में 9वां भाग जोड़ करके और 11वीं अनुसूची डाल करके इसको अब पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब जैसे ही ये एक्ट पास हुआ, जैसे ये कानून बनकर के देश में लागू हुआ, वैसे ही अधिकतम राज्यों ने, जैसे कि दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके बाकी लगभग सभी राज्यों ने और संघ राज्य क्षेत्रों ने कानून बनाना प्रारंभ कर दिया पंचायती राज संस्थाओं का। ठीक है ना। बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इन सब में तो लगभग सभी देशों ने माफ करना सभी राज्यों ने जो है चुनाव भी करवा लिए थे। किसके? पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायती जो चुनाव होते हैं वो चुनाव भी जो है लगभग सभी राज्यों ने करवा लिए थे, अगर हम दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश जैसे देशों कुछ राज्यों को छोड़ दे तो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम इसमें पंचायती राज की विशेषताओं की। तो दोस्तों इसकी विशेषताएं क्या है, एग्जाम में आ सकता है ये पॉइंट, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। डाटा भी इसमें भरपूर लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, व्यवहारिक रूप से समझाते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए पंचायती राज संस्थाओं की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो विशेषताओं में दोस्तों कुछ बिंदुओं का हम सारा लेकर के विशेषताओं को कंप्लीट करेंगे। जैसे ग्राम सभा है ना। अब देखिए यार, जैसे केंद्र में एक लोकसभा होती है, राज्य में विधानसभा होती है, उसी प्रकार से भाई अब स्थानीय सरकार भी तो बनी है ना, तो यहां पर भी तो कुछ सभा होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा, इसके अलावा पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, पंचायतों का कार्यकाल, वित्त आयोग, पंचायतों का निर्वाचन, पंचायतों का कार्य, इन सभी को हम जो है इसके विशेषताओं में सम्मिलित कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं ग्राम सभा की, तो दोस्तों ग्राम सभा गांव के स्तर पर एक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ऐसे कार्यों करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपबंध करे। अब यहाँ पर दोस्तों जो ग्राम सभा बनाई गई है, वो ग्राम सभा को कुछ स्पेशल अधिकार दिए जाएंगे। किसके द्वारा दिए जाएंगे? राज्य विधानमंडल के द्वारा।
या कहें कि डायरेक्टली सीधे आसान शब्दों में कहें, राज्य सरकार के द्वारा ग्राम सभा को जो अधिकार दिए जाएंगे उन अधिकारों के तहत जो है अभी यहाँ पर ये अधिकारों के द्वारा ही शासन कर सकते हैं। पंचायतों के गठन की बात करें दोस्तों, तो पंचायतों के गठन की बात जो है अनुच्छेद 243 खा के अंतर्गत जो है 3 स्तरों की पंचायतों की बात की गई है। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 243 खा, इसमें 3 स्तरों की बात की गई है पंचायतों की, 3 स्तरों की। कौन कौन से स्तर है दोस्तों? तीन स्तर है। ग्राम स्तर पर पंचायत, मध्यवर्ती जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं ब्लॉक स्तर पर, और या जिला स्तर पर। 3 प्रकार की पंचायतें होती है, ठीक है ना। तो राज्य में जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पर दोस्तों हम यहां पर पहले स्तर वाली अर्थात ग्राम स्तर की पंचायत का ही गठन करेंगे। उससे मध्यवर्ती करनी है तो 20 लाख से ऊपर जनसंख्या होना आवश्यक है ब्लॉक स्तर की पंचायत का गठन करने के लिए। क्लियर है? अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है पंचायतों की संरचना। क्या है दोस्तों? पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना के अंतर्गत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। जी हाँ, है ना, क्योंकि संविधान में संशोधन किया गया है तो भाई पंचायतों को तो स्पेशल राइट दिए गए ना, है ना, उपबंध किए गए हैं, है ना। अनुसूची डाली गई है, 11वीं अनुसूची दी गई है आप लोगों को, जिसमें 29 अधिकार दिए गए हैं आपको कानून बनाने के लिए, है ना। तो किसी भी स्तर पर, किसी भी स्तर मतलब पंचायत के तीनों स्तर में किसी भी स्तर पर पंचायत के जो क्षेत्र है उसकी जनसंख्या और उसमें निर्वाचित होकर के जो लोग जाएंगे उनकी संख्या का अनुपात पूरे राज्य में एक जैसा होना चाहिए। मतलब ये कि अलग अलग पंचायत के हिसाब से जनसंख्या और निर्वाचित होने वालों की संख्या में अंतर नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सभी राज्यों में एक समान होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई गांव जो है दोस्तों लगभग 500 या 1000 पॉपुलेशन वाला ही गांव है, तो अब ऐसी पॉपुलेशन में क्या वहां पर चुनाव किए जा सकते हैं? क्या वहां पर पंचायत का गठन किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन किस प्रकार से कि आसपास के और छोटे छोटे गांवों को मिला करके जो है एक व्यवस्थित जनसंख्या की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद में फिर उन सभी गांवों को मिलाकर के पंचायत का निर्माण कर देंगे, है ना। इस प्रकार से किया जाएगा ताकि एक जो है अनुपात की जहां बात की जा रही है, अनुपात की जो बात हो रही है, अनुपात बन जाए, है ना। और पंचायतों के सभी जो प्रत्यक्ष निर्वाचन जो चुने जाएंगे उन व्यक्तियों से, मतलब कि पंचायत में जितने भी पद होंगे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन जो सार्वभौमिक मत होते चुनाव होते हैं दोस्तों, हमारे जो चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव जो होते हैं उनके द्वारा ही सभी स्थान भरे जाएंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट है पंचायतों का कार्यकाल। आप सभी को पता है 5 वर्ष का होता है ना, 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे बात करते हैं वित्त आयोग। भाई वित्त आयोग क्या करेगा? वित्त आयोग के लिए व्यवस्था कर दी गई है कि साहब 73वें संविधान संशोधन जब प्रारंभ हुआ तो उसके 1 साल के भीतर, या भूल जाइए इसको छोड़ दीजिए, इस पॉइंट को छोड़िए, एक मिनट पेन ले लेते हैं, बताता हूं मैं आपको। इसको ऐसे आसान समझिए कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल साहब क्या करेंगे कि हर 5 वर्ष पर पंचायत की वित्तीय स्थिति का जो है अवलोकन करेंगे, पुनरीक्षण करेंगे। इस पंचायत की वित्तीय स्थिति क्या है ना। तो इस पुनरीक्षण के लिए इस वित्त आयोग ने जो है एक वित्त आयोग का, सरकार ने एक वित्त आयोग का गठन किया है, एक वित्त आयोग का स्पेशल गठन किया है। और वित्त आयोग जो है इसको राज्यपाल को अपनी सिफारिश देगा, गांव से उस पंचायत से संबंधित तो क्या देगा वो बताएगा राज्यपाल को कि कर, शुल्क या कोई अन्य कर जैसे पथकर वगैरह होते हैं, तो ऐसे कौन कौन से राइट जो है पंचायत को दिए जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, राज्य की जो संचित निधि है उससे पंचायत का विकास करने के लिए सहायता कितनी कितनी दी जानी चाहिए। इसके अलावा पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार कैसे किया जाए उसके उपाय बताना भी इस वित्त आयोग का प्रमुख कार्य होगा। और ये सारी रिपोर्ट किसको सौंपेगा दोस्तों? ये राज्यपाल को सौंपेगा। कौन? वित्त आयोग। क्लियर हो यहां तक का? चलिए तो आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है इसमें पंचायतों के निर्वाचन। पंचायतों का निर्वाचन। अब पंचायतों के निर्वाचन कराने के लिए जो एक निर्वाचन आयोग, यार देखिए निर्वाचन आयोग का तो आप सभी को पता होगा ना, दो निर्वाचन आयोग तो होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? एक केंद्रीय और एक राज्य, है ना। तो पंचायतों के निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो बस इसको याद रखिए, टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राज्य निर्वाचन आयुक्त ही जो है पंचायतों का निर्वाचन करवाएगा। तो इसके अंतर्गत इसकी जो है प्रावधान, इसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और पंचायतों के सभी निर्वाचन का संचालन करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण
ये तीनों कार्य जो सौंपे गए हैं वो निर्वाचन आयोग को ही सौंपे गए। कौन से निर्वाचन आयोग को दोस्तों? सिर्फ निर्वाचन आयोग मत लिख दीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग लिखना जरूरी है, इसमें याद रखिए, है ना। एक केंद्रीय एक निर्वाचन आयोग जो होगा, तो अगर सिर्फ निर्वाचन आयोग लिख दोगे, राज्य नहीं लिखोगे ना, तो वो केंद्र का निर्वाचन आयोग माना जाएगा। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग लिखना आवश्यक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग को ही जो है ये पूरा राइट होता है, या इसका कहें कि दायित्व होता है कि वो पंचायतों के व्यवस्थित रूप से निर्वाचन करवाए। ठीक है ना। पंचायतों कार्य क्या होते हैं? मैंने आपको बता ही चुका हूं कि संविधान में जो संशोधन किया है, 73वां संशोधन, उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उस अनुसूची में 29 विषय ऐसे रखे हैं जिन विषयों पर जो है पंचायतें अपना विधि बनाकर, मतलब कानून बना करके काम कर सकती है। जैसे कृषि का सुधार करना है, कृषि का सुधार कैसे करना है अपने क्षेत्र विशेष में, उसमें जो है भूमि का सुधार कैसे करना है, जल सिंचाई की व्यवस्था कैसे करनी है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य उद्योग, लघु उद्योग, अन्य और कई प्रकार के जितने भी कार्य ग्रामीण स्तर पर हो सकते हैं, स्थानीय स्तर पर हो सकते हैं, उन सभी कार्यों को करने का जो राइट होता है वो सारे अधिकार इसको सौंपे गए हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे उद्देश्यों की। पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न उद्देश्यों की, इनके कौन कौन से उद्देश्य हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके दोस्तों इनको भी हम क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक यहां से हो जाएगा कंप्लीट, है ना। शासन कार्यों के प्रति सामान्य जनता की रुचि को जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य पंचायतों द्वारा किया जाता है। क्या कहा गया है कि शासन कार्यों के प्रति जनता की रुचि को जागृत करने का जो कार्य है वो पंचायतों के द्वारा किया जाता है। भाई पंचायतें क्या होता है? देखिए, पंचायतें जमीनी स्तर पर होती है, मतलब कि ग्रामीण स्तर पर होती है। अब ग्रामीण स्तर पर अगर कोई सरकार होगी और उसका कोई संचालक होगा, जैसे कि सरपंच होता है ग्राम स्तर का ना, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। तो सरपंच क्या है? उस गांव का जो है एक जाना पहचाना चेहरा होता है ना। इस कारण से उसकी बातें लगभग सभी गांव वाले मान लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो केंद्र और राज्य सरकार है, उनकी योजनाओं को समझाने का ये बहुत शानदार जरिया है। यही बात कहने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों से संगठनों के प्रति रुचि जागृत होती है। कैसे? कि ग्राम पंचायत जो है इस प्रकार के कार्यक्रम चलाती है, जिससे राज्य सरकार के योजनाओं को, वो संगठनों को जो है ग्रामीण स्तर पर जनता, आम जनता उनको अच्छे से समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायतों ने हमारे भावी नेतृत्व को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राम पंचायतों ने, जी हाँ, हमारे भावी जो विधायक होते हैं और जो मंत्रियों के प्रशिक्षण की ये प्राथमिक पाठशाला होती है। भाई विधायक बनकर राज्य सरकार में जाओगे, है ना, मंत्री बनकर के केंद्र सरकार में जाओगे, तो ऐसे लोग डायरेक्टली का चुनाव लड़ेंगे तो शायद उनको अनुभव ना हो, लेकिन तो उनकी प्राथमिक पाठशाला चाहिए ना, प्राथमिक पाठशाला, है ना। तो वो ये जो ग्रामीण स्तर की जो पंचायती राज संस्थाएं होती है, पंचायत तो ग्राम पंचायत होती है, इसका चुनाव लड़ना ही इसको जो है प्राथमिक पाठशाला कहा गया, सीखने के लिए कहा गया है, जिससे एक अच्छा नेता बन सकता है। जिसके साथ ही ग्रामों में उचित नेतृत्व का निर्माण करने में इनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। एक तरह से ये बोल सकते हो आप कि जो हमारी पंचायतों के चुनाव होते हैं, ये नेता तैयार करने की एक पाठशाला होती है, कॉलेज स्कूल होता है ना। विभिन्न स्थानीय समस्याओं के समाधान में, स्थानीय समस्याओं का समाधान भाई स्थानीय लोगों से बेहतर कौन कर पाएगा? तो पंचायतों की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा रहती है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों का जो बोझ होता है कार्य का, वो बोझ भी कम हो जाता है ना। और पंचायतों में कार्य करने वाले कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी स्थानीय समाज तथा राजनीतिक व्यवस्था के बीच कड़ी का काम करते हैं। इन लोगों के सहयोग के बिना सरकारी मशीनरी जो है बंद तक पड़ सकती है। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से एक लास्ट पॉइंट और बचता है दोस्तों, 2 पॉइंट और बचते हैं। पंचायतें प्रजातंत्र की प्रयोगशाला है। समझ गए आप? पंचायतों में क्या है, एक हमने जो है ग्रामीण स्तर पर अगर हम अधिकार दे रहे हैं, डायरेक्टली जनता को अधिकार दे रहे हैं, तो वहां अधिकार, जहां कानून कम और अधिकार ज्यादा हो, प्रतिबंध कम और अधिकार ज्यादा हो, उसी को तो हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो भाई लोकतंत्र कैसे प्रबल होता है? तो लोकतंत्र की प्रयोगशाला इसको कहा जा सकता है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र की। ठीक है ना। ये नागरिक गुणों के विकास में भी महत्वपूर्ण सहायक होती है। पंचायती राज की सफलता पर ही भारतीय प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। पंचायतों के माध्यम से जनता को प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से ही प्रशासन की पहुंच सामान्य जनता तक हो जाती है, सिंपल आसान भाषा में दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। और नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने जा रहा है दोस्तों, अगला सेशन होगा हमारा लोकपाल पर, लोकपाल और लोकायुक्त पर। तैयार रहिए दोस्तों, बहुत जल्दी जो है सेशन अब कंटिन्यू हो रहे हैं। 2 सेशन और बचे हैं, 2 लेक्चर और होंगे। इसी के साथ में आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों।